नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, पहला बजट सत्र एक उम्मीद के साथ 3 मार्च से शुरू होने वाला है, लेकिन बजट सत्र से पहले ही एक तूफान खड़ा हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने यह आरोप लगाया है कि जम्मू कश्मीर से अगर विशेष दर्जा छीना गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारण। उन्होंने यहाँ तक का आरोप लगाया कि जब पीडीपी की सरकार थी तब शराबबंदी का उनको क्यों ध्यान नहीं आया कि शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने और भी संगीन आरोप लगाए। पीडीपी के शराबबंदी अभियान पर पीडीपी का जमकर साधा है निशाना। जमात इस्लाम के सियासत में उतरने का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्वागत किया। कश्मीरी पंडितों को बताया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कश्मीर की संस्कृति का हिस्सा पीडीपी के शराबबंदी अभियान पर जमकर बरसे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, और खास तौर पर सुरेंद्र चौधरी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि शराबबंदी पर जारी रणनीति पर पीडीपी का तीखा हमला उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि 2015-16 में पीडीपी की हुकूमत थी, हुकूमत में क्यों नहीं उन्होंने इतने इनिशिएटिव्स लिए। विशेष दर्जा पीडीपी के कारण नहीं रहा, वर्तमान हालत के लिए पीडीपी जिम्मेदार है। लगातार संगीन आरोप पर आरोप लगाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब घड़ियाली आंसू बहाने से कोई लाभ फायदा नहीं होने वाला है। सीधे तौर पर कटाक्ष सुरेंद्र चौधरी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने किए। पहले दिखाते हैं क्या कहा सुरेंद्र चौधरी ने, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। तय हुए रास्ते हैं, उन रास्तों पे चलिए और पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार जो बनी हुई है, ये वो सरकार है जिनको एक टूटा फूटा एक स्टेट मिली है और जिसमें एक बिगड़ा हुआ निज़ाम है और एक सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। तो इसलिए उसमें पार्टी के जो हमारे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके भी सहयोग की ज़रूरत है। तो लिहाजा उसी ये चीज़ें डॉक्टर साहब ने भी कही और हमने भी कही और वर्करों ने भी यही विश्वास दिलाया कि हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे। जो आने वाले इलेक्शन चाहे वो पंचायतों के होंगे, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के होंगे, उसके लिए भी पार्टी मजबूती से खड़ी होगी। देखिए, जहाँ तक जमात का ताल्लुक है, अगर उन्होंने ये फैसला लिया है, अच्छा फैसला है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए और अच्छा फैसला है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब से लेके महादर मेहरबान से लेके शेख नजीर साहब से लेके डॉक्टर साहब से लेकर आज उमर अब्दुल्ला साहब के टाइम तक हमारी भी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान को मजबूत किया जाए। तो लिहाजा अगर उनका ये फैसला है तो अच्छा फैसला है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और उम्मीद करेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो पूरा करेंगे। और जहाँ तक कश्मीरी पंथों का ताल्लुक है, कश्मीरी पंथों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े 1996 से लेकर आज तक हमेशा उसकी कोशिश रही है कि कश्मीरी पंडित जो हमारी एक हिस्सा हैं, एक अंग हैं जम्मू कश्मीर के कल्चर का, इसकी संस्कृति की, इसकी सभ्यता का, और इनका कश्मीर में जाना बहुत ज़रूरी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये कहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इसलिए जंग लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाएं। ये आपको याद होगा, मैं थोड़ा याद दिलाना चाहूँगा, जब 2014 में ये सरकार में थे, 15-16 में एक बिल आया था वहाँ पे बीजेपी ने और उन्होंने लाया था, तो वो चीफ मिनिस्टर थी, उसको किसने रोका था? महबूबा जी को। महबूबा जी को कहिए आपके कारण जम्मू कश्मीर को ये नुकसान हुआ है। आज जम्मू कश्मीर जिस जंक्चर पर खड़ा हुआ है, जिस बर्बादी पे खड़ा है, जहां आज स्टेट टूट के एक यूटी बन गया है, जहां हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा है, इसके लिए जिम्मेवार ये पीडीपी है। और आज वो उसको बोलिए ये घड़ियालू आंसू मत बहे। हम जानते हैं आज जरूरत क्या है। देखिए, शराब का हमने हमेशा कहा शराब बंद होना चाहिए, लेकिन शराब के साथ साथ आज सबसे बड़ा मसला चिट्टे का बन गया है, ड्रग्स का बन गया है। जम्मू शहर के अंदर जो क्राइम बढ़ गया है, ये मुद्दे हैं आज। इसलिए आज सबसे बड़ी बात है, अगर आपको रोकने की जरूरत है, बच्चे को रोकने की जरूरत है, तो हमारी जो नस्लें खराब हो रही हैं ये चिट्टे के साथ जुड़ के, इस नशे के साथ, उस पर बोलिए बात नहीं करते। तो ये जो नशा, चिट्टा, ये सब कुछ जो ये बुरा दौर जम्मू कश्मीर का आया, वो लोग जो जिम्मेवार हैं इसके लिए, वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को सब दिखाएंगे रास्ता किसमें। उनको कहिए आप अपना घर संभालिए, हम जानते हैं कि दर्शकों, नेशनल में सुरेंद्र चौधरी जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने विस्तार से कहा कि टूटी फूटी उनको रियासत मिली है और बिगड़ा निज़ाम मिला है।
एनसी को मजबूत करने का वादा उन्होंने किया है। पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में बेहतर प्रदर्शन करेगी। जमात का सियासत में आना या लोकतंत्र पर विश्वास करना, उसका उन्होंने स्वागत किया है। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हर संभव प्रयत्न करती रही है, आगे भी प्रयत्न करती रहेगी। इस रियासत के लिए जो भी जिम्मेदार है, उन्होंने महबूबा मुफ्ती को जिम्मेदार ठहराया है और महबूबा मुफ्ती के कारण ही ये सारा नुकसान हुआ है। और ख़ास बात जो उन्होंने कही है, लगातार अपराध जो बढ़ रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं इस काम करने की ज़रूरत है। और बड़ी चिंता उन्होंने जाहिर की है कि ड्रग्स लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी नशे का कारोबार या जिसको हम नार्को टेररिज्म कहते हैं, वो लगातार। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इस वक्त तेवर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, वो जमीन बना रहे हैं कि बजट सत्र में किस तरीके से हैंडल किया जाना है। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बजट सत्र में फ्रंट फुट पर आकर के खेलना चाहते हैं और वो किसी भी तरीके से पीडीपी को ग्रिल करना चाहते हैं, पीडीपी को घेरना चाहते हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि हमें टूटी फूटी रियासत मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी हम मजबूत करेंगे। पंचायतों के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अर्बन लोकल बॉडीज़ के चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने जमात का लोकतंत्र पर विश्वास रखना, चुनावी अखाड़े में आना, उसका भी वेलकम किया है। कश्मीरी पंडिती हमारा हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार कश्मीरी पंडितों के लिए काम करती रही है। महबूबा को बताया कि जो भी इस वक्त रियासत को नुकसान हुआ है उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती रिस्पॉन्सिबल है। और साथ साथ में उन्होंने कहा कि बढ़ते क्राइम और ड्रग्स जो बढ़ रहा है वो एक चिंता का विषय है, हमें उस पर एक चिंता करनी चाहिए और आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। हमारे साथ एनसी के दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश चौहान जी एडवोकेट हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है। आज कल का एक स्टेटमेंट है कि सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये कहना है कि महबूबा मुफ्ती या पीपल्स डेमोक्रेटिक घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। असल में जो विशेष दर्जा छीना गया है उसका कारण महबूबा मुफ्ती ही है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है? कितनी सच्चाई है जी दिनेश जी? देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है। मैं ये आपसे वादा करना चाहता हूं कि जब ये पीडीपी की हुकूमत यहाँ पे, इट वाज फुल ऑफ मिसगवर्नेंस एंड इट वाज ओनली द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ देन गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये हालात जो हैं ऐसे बने कि सेंटर जो है उनको मजबूर होकर 370 को यहाँ से हटाना पड़ा। इसमें सबसे पहले मैं महबूबा जी से आज पूछता हूँ कि आज वो बड़े आंसू बहा रही हैं। आप इनसे ये पूछिए कि जब आप गवर्नमेंट में थे उस वक्त एक्साइज पॉलिसी आपने लाई जो हाई कोर्ट में जाके चैलेंज हुई। उस वक्त आपके पास अगर ऐसी मंशा थी तो आपने ये लीकर बैन क्यों नहीं सोचा स्टेट में? क्योंकि आप इस वक्त पावर में नहीं हैं, आप गेस्ट हैं, आपके इशूलेस पॉलिटिक्स करने की आदत बन चुका है, इसलिए आप ऐसी चीजें जो हैं वो मुद्दे ला रही हैं। सेकेंडली, ये कह रही थी महबूबा मुफ्ती जी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो मिलिटेंट एक्टिविटीज टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जब उनको निकाला गया हुआ है। मैं वक्त भी कहा था, आज भी आपके चैनल पर रिपीट करता हूं, महबूबा जी के टाइम में 9 सरकारी अफसर जो थे मिलिटेंसी में टेररिज्म में जो मुलविस थे उनको निकाला गया। उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर थी। उस वक्त इन्होंने अपनी छोटी सी उंगली नहीं उठाई बल्कि जस्टिफाई किया चैनल्स पे आके कि क्योंकि ये इन्वॉल्व है टेररिज्म में, इसलिए कोई इनको डिस्पेंसेशन नहीं दी जा सकती और उस एक्शन को इन्होंने डिफेंड किया। तीसरा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट थी उस वक्त इन्होंने डल को साफ करने का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, कितना पैसा आया था, वो कहाँ हुआ? मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी, इसके ऊपर एक पेपर लाना चाहिए इस बार असेंबली में
कि उस मिस गवर्नेंस में दौरान एनसी ने ये पीडीपी जो है इनकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से कितने स्कैम्स हुए हैं, और जो उनका स्टेट थी डाउनग्रेड हो गई है यूटी में, नतीजा जो है उसका सारा श्रेय है, वो सारा सारा का जो है वो महबूबा जी को जाता है, क्योंकि आज ये एक बाद दूसरा चौहान साहब आतंकवाद का श्रेय लेंगे? चौहान साहब आतंकवाद, इन्वॉल्व है। चौहान साहब आतंकवाद का श्रेय लेंगे आप? एनसी वाले 1987 की रिगिंग, 84 में सरकार का टॉपल हो जाना, इसका भी श्रेय ले लीजिए। आतंकवाद की जननी तो आप हैं जी चौहान साहब। नहीं, ये कहने की बातें हैं ना, आपके पास कोई एविडेंस नहीं था। हम मासूम हैं, जब ये टेररिस्ट डेथ होती है पे जाके उनके रिश्तेदारों को मिलने की कोई कोशिश नहीं की, ना उस वक्त की है ना आज की है। जो देश का दुश्मन है वो आज भी देश का दुश्मन है, हम उसको अपना दोस्त नहीं मानते हैं। ये पीडीपी की पॉलिटिक्स है, ये उनका जो है सोचना है, जो जितने टेररिज्म है वो टेररिस्ट हैं, वो सारे के सारे इनके प्यारे हैं। आप पाकिस्तान को देश का दुश्मन So, मानते हैं? भाई जो है वो मिलिटेंट टेररिज्म में इन्वॉल्व थी। मैं ये आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, ये वही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं जिन्होंने यूएनओ में जाके कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये महबूबा जी में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके कहें कि ये अटूट अंग है जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का। लेकिन दिनेश जी, आप पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं कि नहीं? फिर क्यों ऐसा प्रेम जागता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि चाइना को इंटरवेन करना चाहिए 5 अगस्त के इशू को लेकर के, और पाकिस्तान से बातचीत की चर्चा तो आप अमूमन करते ही रहते हैं। आपने खुद कहा जो देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। दिनेश जी। बिल्कुल, मैं आज जी मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो फारूक साहब कहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा, जब भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया उन्होंने कहा कि हमें ट्रेड टाइज जो हैं उनके साथ वो मजबूत करनी चाहिए। ये नहीं कहा कि साहब क्योंकि वो टेररिज्म में है। यही फारूक साहब है जिन्होंने कहा था कि कोई टॉक्स नहीं होनी चाहिए जितनी देर तक वो सारा टेररिज्म को बंद नहीं करते हैं। तो आप ये एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर। मैं नहीं एलिगेशन लगा रहा, समूचे विपक्ष लगाता है। एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, ये समूचे विपक्ष एलिगेशन लगाता है कांग्रेस को छोड़कर के, कांग्रेस आपके अलायंस है, ये मैं नहीं लगा रहा हूँ। नम्रता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल है सर जी जी। चलिए नम्रता जी, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है, यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ये कह रहे हैं कि 370 या विशेष दर्जा जो हमसे गया है जस्ट बिकॉज ऑफ पीडीपी हाथ ना मिलाती बीजेपी से तो ये ऐसा ना होता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है विनोद जी, सबसे पहले तो आज डिबेट का विषय ये होना चाहिए था कि 370 तोड़ी किसने है, 370 तोड़ने का जिम्मेवार कौन है, जिसने डेमोक्रेटिक राइट्स जम्मू कश्मीर से सारे स्क्रैच आउट कर दिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इट्स बीजेपी। तो बीजेपी को आज जवाबदेही देनी चाहिए कि स्टेटहुड उन्हें भी चाहिए वापस या नहीं। एक व्हाइट पेपर वो जारी करें कि हमें भी स्टेटहुड वापस चाहिए या नहीं चाहिए। हमारे हक हकूक जो 370 द्वारा छीन लिए गए हैं, क्या ये वापस आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? तो मुद्दा जो है वो ये है कि आज नुकसान तो हमें हुआ है, क्राइम रेट तो बढ़ा है, महिला अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ जो आज एक बिल्कुल हम देख रहे हैं जिस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जम्मू के अंदर, जो पहले देखने को नहीं मिलती थी। ये साफ दर्शाता है कि ये 370 का टूटने का ही नतीजा है। और बहुत जो ये सारी ड्रग्स जो बढ़ती जा रही है, ये भी 370 के बाद इसकी यहाँ बढ़ोतरी हुई है। उड़ता पंजाब के बाद उड़ता जम्मू कश्मीर बनाने का जो एक सपना भारतीय जनता पार्टी यहाँ देख रही है, उसके लिए जिम्मेवार कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। तमाम जो आज यहाँ से हमारी नौकरियां बच्चों की यहाँ चली गई, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इट्स बीजेपी। हमारे यहाँ महंगाई दर जो है आज लोगों के अंदर जो पूरे देश के अंदर बढ़ी, इट इज बिकॉज ऑफ बीजेपी। आज जो आप देख रहे हैं सेंसेक्स की हालत जो पतली हुई पड़ी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इट्स बीजेपी। सो
जो कोर इशू है वो है कि बीजेपी क्या जिम्मेवार है यहाँ की तबाही के लिए या नहीं। तो बिल्कुल इट इज बीजेपी हु इज रिस्पॉन्सिबल। रही बात दूसरी, यही पार्टियां जब बीजेपी के साथ सरकार बनाती हैं तो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं देशभक्ति का। जब ये अलैदा कांग्रेस के साथ आती है तो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए जाते हैं एनसी के खिलाफ कि कांग्रेस जवाब दे इन चीजों पे। तो यही हाल है पीडीपी के साथ। जब सरकार में आना था तो वो देशभक्त हो गए, और पूरे चुनाव में हमने देखा कैसे वो उनको देश विरोधी बनाया। तो देश विरोधियों के साथ सरकारें चलाते रहे ये लोग, तो कटघरे में तो आज भारतीय जनता पार्टी है। चलिए तो बीजेपी से नम्रता जी, पूर्णिमा जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो जवाब दें कि स्टेटहुड के पूर्णिमा लिए जी, सरकार जिस तरह से चुनाव के लिए लगी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वही पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूर्णिमा जी, एक तो ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लबोलबाब जो नम्रता जी के बातों का था उसमें ये था, एक तो जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खराब है, दूसरा इन खराब हालात के लिए भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। नम्रता जी आप यही कहना चाहते थे ना नेटशेल में, दो शब्दों में अगर ऐसा कहना हो तो। अब मुझे लगता है पूर्णिमा जी जवाब देंगे। शब्दों में क्या, मैं स्पष्ट बातों में कहती हूँ कि जो बिल्कुल सिचुएशन आज खराब है, जो धराशायी हुई पड़ी है, जो आज कंडीशन है, इट इज बीजेपी। पूर्णिमा जी, एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी पूर्णिमा जी, क्लियर ऑन दैट। पूर्णिमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? आई एम ऑडिबल फॉर यू? पूर्णिमा जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए फिर दिनेश जी से ही पूछ लेते हैं। दिनेश जी, वाकई में बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है इस बात के लिए? आपके लिए भी पशोपेश वाली स्थिति है क्योंकि दिल्ली से पैसे लेने हैं, सरकार चलानी है, बीजेपी पर डायरेक्ट प्रहार आप कर नहीं सकते हैं। जी दिनेश जी। ऐसा नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि देखिए फंड जो है वो अल्टीमेटली वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करेगी। हम ये चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छी लोगों के मसाइल जो है वो हल हो। रही बात जो नम्रता जी ने कही, मैं से एग्री करता हूँ। आज लॉ एंड ऑर्डर देखिए उसकी क्या सिचुएशन है। आज हमारा क्राइम का ग्राफ जो है इट इज ऑन द राइज। आज इन मुद्दों के ऊपर महबूबा जी कभी बात नहीं कर रही हैं, और ये लॉ एंड ऑर्डर को जो हैंडल कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वो हमारे पास है नहीं यूटी में। तो इसलिए इन मुद्दों को सबसे पहले की जरूरत है। आप इतना ज्यादा आज दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल हो रही है। मैं करता जब हमारे पास खुद दिनेश जी की आवाज कट रही है, मैं पूर्णिमा जी के पास चल रहा हूँ। दिनेश जी आपकी आवाज में थोड़ा दिक्कत है, आपकी वॉइस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। पूर्णिमा जी आप मुझे सुन पा रही हैं? आई एम ऑडिबल फॉर यू? पूर्णिमा जी मेरी आवाज? हाँ पूर्णिमा जी, बड़े प्यार से, बड़े सुकून से, बड़े प्यार से नम्रता जी ने कहा कि जो स्टेट से यूटी बनी है उसके हालात बड़े बुरे हैं, बिगड़े हुए हैं, और इन बिगड़े हालात के लिए सीधे तौर पर नम्रता जी ने पूर्णिमा जी को जिम्मेदार ठहराया, यानी आपकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आपको नहीं, आपकी सरकार को। मोस्ट वेलकम नम्रता जी। मैं आप भी पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के हालातों से वाकिफ हैं। क्या कहूँ कि यूटी बनने का एक कारण रहा या स्टेटहुड होते हुए क्या कारण रहे और ये हालात बैड से वर्स बने। आप भलीभांति परिचित हैं जी कि पहले हालात कैसे थे और आज हालात कैसे हैं। आज हमारे टूरिस्ट बड़े धड़ल्ले से श्रीनगर में क्या जम्मू कश्मीर में बड़े एंजॉय कर रहे हैं। उनका जो फुटफॉल है वो बड़ा है। हमारी जो स्पोर्ट्स की तरफ हमारे बच्चे जो है, आप देख रहे होंगे कि आए दिन नए नए हमारे जो रिप्रेजेंटेशंस जो है वो हो रही हैं। और मैं क्या बोलूं कि हर एक फील्ड में आप में श्रीनगर में देख लीजिएगा कि कुछ ऐसी हमारी डेस्टिनेशन अंकित की गई हैं जहां पे हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं। हमारे लाल चौक में नाइट जो लाइफ है वो कैसी गुजर रही है।
लेकिन नम्रता आज जी, बर्फबारी हुई है तो पूर्णिमा सैलानियों जी, का पूर्णिमा वहां पे जी, कैसा? पूर्णिमा जी, ये जिक्र कर रहे हैं लगातार बढ़ते अपराध और लगातार बढ़ते नशे के, उसके बारे में भी आप चंद शब्द बोलिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो एलजी के बिल्कुल पास है। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल विनोद जी, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हमें इस जो नशाखोरी है उसकी ओर हमें सचेत रहना चाहिए और हमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कड़े कदम उठाने चाहिए। बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारा भी एफर्ट रहना चाहिए कि वी शुड अवेयर ऑफ अवर लोकेलिटीज, कि कहीं जो ऐसे कारकुन हमें दिखते हैं तो हमें लाइमलाइट में लाना चाहिए। हमारी पुलिस मीट्स जो करवाने का हमारा जी। जिम्मा है वो करवानी चाहिए। और हमारी बहुत एक क्या बोल सकती हूँ कि हमारी जो पुलिस के जो एफर्ट्स हैं हमें आज उनको सराहते भी हैं, लेकिन सोसाइटी का हिस्सा होने के नाते से हमारा भी एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसी अगर चीजों का पता चलता है जी। तो हम उनको लाइमलाइट में लाकर उन क्राइम्स को कहीं ना कहीं दबोचने के लिए अपनी पार्टिसिपेशन रखनी चाहिए। चलिए नम्रता जी, आदित्य, एडवोकेट आदित्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक गजल का लम्हा बहुत देर कर दी जनाब आते आते, आप ही पे तो चर्चा चल रही थी आदित्य जी। आज आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो स्पेशल स्टेटस गया है ये पीडीपी की वजह से गया है। पीडीपी ना होती तो 370 यहीं पे रहता, 35 को भी छेड़ नहीं पाता कोई, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। जी आदित्य जी, आई एम ऑडिबल, सुन रहे हो ना? विनोद जी नमस्कार। मैं फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार कहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या बात करें जनाब, उनको तो यही नहीं पता कि उनका एक्चुअल स्टैंड क्या है। आगा साहब एक अलग राग गाते हैं और उमर साहब एक और कहते हैं। आगा साहब कहते हैं कि उमर साहब नहीं बोल सकते, उनकी मजबूरी मैं बोल लूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करूंगा। जहां तक बात रही कि 370 गई, तो मैं सिर्फ फिर सवाल यही कांस्टेंट है, मैं बार बार पूछता हूँ, पीडीपी की बीजेपी के साथ सरकार बनाने से क्या कंट्रीब्यूशन रही ना कि बीजेपी के 303 सीटें आई जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान पार्लियामेंट? जी जी जी। ये जवाब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मुझे दे सकते तो मैं उसमें समझूंगा लॉजिक है, क्योंकि ये तो चौहान साहब कश्मीर में कश्मीरी पॉपुलेशन को बुखलाने के और डिविएट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब जम्मू का आदमी कब से इस बात को मानना शुरू कर गया? 2014-2015 का अलायंस एक एजेंडा ऑफ अलायंस था, एक रिटन डॉक्यूमेंट था। रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर चीजें पहले लिखी गई थी, क्या क्या चीजें होंगी उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि आर्टिकल 370 के बारे में कोई टचिंग नहीं होगी, कोई उसको छेड़ा नहीं जाएगा। राइट। जब वो हिस्सा लिखा गया हुआ था तो वो तो एक रिटन डॉक्यूमेंट था। सरकार खत्म हो गई, उसके बाद सेंटर में बीजेपी 2019 की पार्लियामेंट इलेक्शन जीतती, 303 सीटें लाती है। उन्होंने उस अपने 303 की स्ट्रेंथ पे उन्होंने किया। वहां पे फारूक साहब बैठे थे पार्लियामेंट में, मसूदी साहब थे, क्या उनका मुंह खुला? क्या उन्होंने खड़े होकर अपोज की? मैं इनफैक्ट आई डोंट एग्री विद आजाद साहब ऑन एवरीथिंग, बट एटलीस्ट ही शोड सम काइंड ऑफ गट्स एंड स्पाइन कि खड़े होकर बात कर सके। ये थोड़ी था कि उमर साहब, फारूक साहब, मसूदी साहब जाके मोदी के साथ बैठ के वहां पे डिस्कशन कर रहे थे 3 दिन पहले और उनको आइडिया भी नहीं था। इतने अगर ये सियासतदानों को ये भी आइडिया नहीं था 2 अगस्त को मोदी को मिलते हुए कि क्या होने वाला है, तो या तो साहब ये सियासतदान है ही नहीं उस हिसाब के जितना ये प्रोजेक्ट करते हैं, या ये हम सबको बेवकूफ बनाते हैं। तो 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसका सोल रिस्पॉन्सिबल सिर्फ बीजेपी है। क्या जो लोग उसको कहते हैं कि अच्छा हुआ 5 अगस्त को, वो क्रेडिट बीजेपी को देते हैं। जो लोग खिलाफत करते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ वो उसकी वजह से कहते भी बीजेपी के लिए। ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक नैरेटिव है, बिकॉज उनको वोट लेना था कश्मीरी अवाम से। उन्होंने कहा हर पार्टी बी टीम है। अब मुझे बताओ बी टीम है तो जनाब आपके अंदर आप हर चीज की बात कर सकते हो, आप सेहत के बारे में बात कर सकते हो। आप गुलमर्ग में नया चॉपर खुला है, चौहान साहब मुबारक है आपको, आपकी पार्टी से एक सदर ने जाकर वहां पर नया चॉपर सर्विस शुरू की है। मैंने पूछना था कि उनको भद्रवाह का रास्ता सर आप दिखाएंगे या हम चिट्ठी लिखकर यहां से मैप भेजें उनको, जीपीएस लोकेशन? आप मुझे बताया कि जब बात होती है बिल की, रेगुलराइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसका बिल आप मूव कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, उसमें भी आपकी चुप्पी है।
आपका सहक आपके कोalition में साथ में एक सपोर्ट है आपको कांग्रेस की। कांग्रेस एक एजिटेशन और एक प्रोटेस्ट चला रही है एज फार एज स्टेटहुड इज कंसर्न। जी, वो आपको चुभ रहा आदित्य है, जी, आप आदित्य उनके जी, साथ कंपीट करना चाहते हैं बिकॉज वो जी, स्टेटहुड तो बीजेपी आदित्य जी, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। दिनेश चौहान जी के पास जाना चाहूँगा कि जिस तरीके से एडवोकेट आदित्य ने कहा है कि हसनैन मसूदी, अकबर लोन और डॉक्टर साहब का क्या रोल था जिस वक्त ये बिल पास किया गया कि 35 में संशोधन हुआ और 370 में संशोधन हुआ और 35 से रिपील किया गया। चौहान साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे लगता है चौहान साहब का संपर्क कट गया है। मैं नम्रता जी के पास जाना चाहूँगा। नम्रता जी, क्या आपको वाकई में बदलाव नज़र नहीं आता है? हालांकि इन्होंने गिन गिन करके जो पार्लियामेंट में लिखे आंकड़े होते हैं वही पूर्णिमा जी ने बताया कि इतने टूरिस्ट आ गए, 2 करोड़ 11 लाख, ये टिप्स पे रहते हैं, इतने % आतंकवाद कम हुआ। क्या आपको तनिक भी फर्क नज़र नहीं आता है बदले हुए कश्मीर के हालात में? मुझे बहुत फर्क नजर आता है जब मेरा जम्मू भी अब जलता है, जब टेररिस्ट जम्मू के अंदर घूमते हैं। मुझे फर्क नजर आता है जब पुंछ राजौरी के अंदर कैसी घटनाएं शुरू हो गई, मुझे नजर आता है फर्क। जब बनी बसोली के अंदर भी, बिलावर के अंदर आर्मी पे अटैक्स होने शुरू हो गए, फर्क तो नजर आता है कि जम्मू को, जिसको हमने सैनिटाइज कर दिया था, वहां भी आतंकवाद लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। फर्क तो साफ नजर आता है। जब ISI पठानकोट में आके निरीक्षण करती है, फर्क तो नजर आता है। और सबसे बेहद दुख होता है जब भारतीय जनता पार्टी के लीडर आंकड़े कश्मीर के गिनवाते हैं, जीतते जम्मू से हैं। जम्मू में व्यापार को खत्म कर देते हैं, बेड़ा गर्क कर देते हैं व्यापार का जम्मू के अंदर। रघुनाथ बाजार को सूना कर देते हैं, पुरानी मंडी जैसे बाजार सूने पड़े हैं। व्यापारी त्रस्त है कि हमारा व्यापार खत्म कर दिया गया, पूरा का पूरा व्यापार कश्मीर भेज दिया गया। नजर आता है कि किस तरह से जम्मू को सजा मिली इनको जितवाने की, इनको जम्मू कश्मीर में लाने की। नजर आता है फर्क, नजर आता है फर्क कि किस तरह से सारा टूरिस्ट पूरा का पूरा, माता वैष्णो देवी पिलग्रिम पहले भी आया करते थे, हमारे श्री अमरनाथ जी के पहले भी पिलग्रिमेज था। ऐसा नहीं है कि टूरिस्ट 1 नाइट में बढ़ गया है, लेकिन ये जरूर हुआ है कि जो जम्मू में आया करते थे, अब जम्मू को सीधे कटरा से जैसे जोड़ा गया, लेकिन जम्मू में एक भी डेस्टिनेशन, आप बताइए, आप डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं कश्मीर के अंदर, क्या आप जम्मू के अंदर बनी बसोली के अंदर ऐसे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप नहीं कर सकते थे? उधमपुर के अंदर नहीं किए जा सकते थे? क्या ये टूरिस्ट स्पॉट्स पुंछ राजौरी के अंदर डेवलप नहीं किए जा सकते थे? क्या मिनी कश्मीर कहलाने वाले भदरवा के अंदर ऐसे टूरिस्ट स्पॉट डेस्टिनेशन वेडिंग्स नहीं की जा सकती थी? पहलगाम, गुलमर्ग में तो पहले भी विदेश से टूरिस्ट आया करता था जनाब। लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जम्मू आज सजा भुगत रहा है इन लोगों को यहाँ पे लाने की, और वो सजा भुगत रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने वाले नेता यहाँ जीते। उसी का आज भुगतान जम्मू ने भुगता, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स के रूप में भुगता हो, चाहे स्मार्ट टैक्सेशन जो लगाई गई है उनके ऊपर विभिन्न तरीकों से, उसके तहत भुगता हो। तमाम जो चीजें हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ बीजेपी coming again to power in Jammu and Kashmir, especially as into say. चलिए, कश्मीर की आप बताइए, आप नेतृत्व करती हैं जम्मू का, आपने जम्मू के अंदर ऐसी डेस्टिनेशंस कौन सी तैयार की? हमारे पुराने जो स्थान थे उन्हीं को आप अच्छे से डेवलप कर देती, तब भी मैं मानती। तो कश्मीर का उल्लेख करने से हम अपना बदला नहीं। पूर्णिमा जी, जब भी आप, मुझे लगता है जम्मू के लिए आपने क्या किया, उसकी आप अपनी मार्क लिस्ट को सामने लाइए, रिपोर्ट कार्ड लाइए सामने कि हमने जम्मू के लिए ये वाली सिचुएशन। चलिए आदित्य जी, क्या जम्मू के अंदर, चलिए आदित्य जी, आदित्य जी, जी आदित्य, तो लग रहा है विनोद जी कि आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। 1 मिनट का समय चाहूंगी। नम्रता जी, आप थोड़ा पीछे चलिएगा। पीछे जो सरकारें रही वो किनकी रही? स्टेटहुड अभी गया, 370 35 से रिवील 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ। उससे पहले क्या जम्मू के डेस्टिनेशन नजर नहीं आए सरकारों को?
आज जम्मू के जो रिलीजियस और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन आज डेवलपमेंट की बात की जा रही है, पहली सरकारों ने क्या किया? आज तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के नेतृत्व में एफर्ट डाले जा रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से हो। आज सारे जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई किया जा रहा है जम्मू के, और उसको डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। क्या स्टेटहुड और all outsiders are sitting. का दर्जा नहीं था जब कैलेंडर और शटर डाउन होते थे? मैंने कहा आप जम्मू की बात तो करिए पूर्णिमा जी, पंचतीर्थ जी से आ जाइए। हाथों में पेन और कलम होनी चाहिए, उनके हाथों में पत्थर और उनके हाथों में बंदूकें थमाई गई। किसका राज था जम्मू कश्मीर में? क्यों उन सरकारों को दोषी नहीं ठहराया जाता? पहले तो गुनाह करते फिर गुनाह अजीम करते हैं। 12वें साल में आप इंटर कर गए हैं, अभी तक आप पिछली सरकारों को कोसना नहीं छोड़। अगर इसी तरह से उस टाइम जवाहरलाल नेहरू कोसते, आज हमारा जम्मू कश्मीर अलॉन्ग विद भारत एक विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। नम्रता जी, आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अपना सहयोग पार्टिसिपेशन करें। आप उसमें एक विकसित भारत बनने जा रहा है। 247 का जो आंकलन हो रहा है, हमारा जो बजट पेश हुआ है, आपने देखा केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है। चलिए आदित्य जी, आपको उस पे खरा आदित्य जी ये कहते हैं कि जो बीजेपी पीडीपी का रूल था उस पे व्हाइट पेपर, खास तौर पर पीडीपी का जिक्र करते हैं, उन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए। इनके चेन्योर में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के चेन्योर में जो घोटाले हुए हैं उनका पर्दाफाश करने के लिए व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र लाना चाहिए। आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन। क्या कहा विनोद जी? एक नेशनल, मैं आदित्य जी से पूछ रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि पीडीपी के टेन्योर में जो अभी 14-15 की गवर्नमेंट है उसमें जो घोटाले हुए हैं उस पर व्हाइट पेपर लाया जाना चाहिए। इतने बड़े सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। जी आदित्य जी। विनोद जी देखो, सिर्फ यहां तक क्यों रुके? सिर्फ आप क्या कह रहे हो, सिर्फ 5 साल का व्हाइट पेपर? जनाब, व्हाइट पेपर जब शुरू होना चाहिए वो जेकेसीए से शुरू होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक ही स्कैम है जिसके अंदर कोई अरेस्ट नहीं हुआ, वो जेकेसीए है। तो वहां से शुरुआत करें, हम तक भी आए, हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू करें, मैं आपको बोल रहा हूं, आई एम ऑन रिकॉर्ड सेइंग इट, प्लीज डू इट। बट मेरा सवाल सिर्फ एक, ये तो आपका सवाल का जवाब, मेरा एक सवाल है पूर्णिमा जी से। ये बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं इनकी। जब मेरी इलेक्शन थी मैंने तब भी इनको देखा था कि इनका एक रसूख है अपने इलाके में। मेरा सिर्फ एक है कि पूर्णिमा जी 29-28 एमएलए हैं, 4-5 महीने से बैठे हैं, क्या जम्मू का एक भी मुद्दा है जो इन एमएलए ने असेंबली के अंदर प्रोजेक्ट किया? अभी भी प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए मांगा गया था, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई बिल, कुछ नहीं आया। फिर उसके अलावा अगर आप बात करती हैं पूर्णिमा जी, आप भी बोलती हैं कि कश्मीर के अंदर डेस्टिनेशंस आई हैं, आप कह रही हैं कि कश्मीर में पथराव रुक गया है, आप कह रही हैं कश्मीर का टूरिज्म बहुत बूस्ट हो रहा है। लेकिन ये बात सुनते हैं पूर्णिमा जी, मैं जम्मू में रहता हूं, मुझे चुभती है, क्योंकि बात ये है कि जो मैंडेट बीजेपी को गया है, क्योंकि हमारे नुमाइंदे बीजेपी हैं यहाँ पर, अगर मेरे को आज दिक्कत होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते तो मुझे अगर एमएलए से किसी से बात करनी तो मैं वो बीजेपी के एमएलए से बात करता हूँ। बट मेरा पॉइंट ये है कि क्या बीजेपी का कोई भी एमएलए, चाहे वो कटरा हो, जम्मू में हो, भद्रवाह वाला इलाका हो, जम्मू की कंडी का इलाका हो, क्या इसका टूरिज्म बूस्ट या इसके लिए, अब आप खुद सोचे, उमर साहब ने उठाकर चॉपर वहां पे लगा दिया, आप चुप रहे। आपने एक बार ये बोलना था कि जनाब यही चॉपर सर्विस एयरपोर्ट से भद्रवाह के लिए भी आप इनिशिएट करो, आप किश्तवाड़ के लिए इनिशिएट करो, आप बनी बसोली के लिए इनिशिएट करो, उसमें कोई दिक्कत है? आज सारे में दिखा रहा जी $5 मिलियन यूएस डॉलर का चॉपर खरीदा है उमर साहब ने, और कश्मीर में सब खुश हैं, टूरिज्म बूस्ट हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं वाजी रहा, लेकिन हमारी रोटी तो हमारी जा रही है ना। और पूर्णिमा जी, जब ट्रेन जा रही है, देखो ट्रेन जा रही है, ये बात तो सबको पता है कब से जा रही है, तो उसको बूस्ट करने के लिए पूर्णिमा जी, मैं आप प्रवक्ता में से कहता हूँ कि ट्रेन जा रही है, अभी आपने बजट पे चर्चा की जम्मू क्लब में इतनी बड़ी, उस बजट चर्चा में एक भी इंसान उठ के यहाँ का ये नहीं बोला कि जनाब इस बजट के अंदर एक सेपरेट एलोकेशन होनी चाहिए थी टू रीबूस्ट दी टूरिज्म व्हिच इज गेटिंग इफेक्टेड। हम पठानकोट नहीं बनना चाहते,
अब ये बातें तो अपने बारे में, डोगरों के बारे में या जम्मू के लोगों के बारे में, तो वो तो जो सिटिंग एमएलए और ऑन टॉप ऑफ इट सिटिंग एमएलए जिनकी अप्रोच है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका पैसा आ रहा है, जिसकी हाँ में हाँ उमर अब्दुल्ला बना के चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना पड़ेगा क्योंकि हमको उनसे पैसा लेना है। तो जिनका एक्सेस डायरेक्टली है, अनुराग ठाकुर यहाँ आते हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ आते हैं, आपकी पार्टी के बड़े बड़े लोग जाते हैं एलजी के पास, बट जब बात करनी होती है तो बात पर्सनल इश्यूज के लिए होती है, बात रिप्रेजेंटेशन दे दी, रेगुलराइजेशन ऑफ लेबर के बारे में कोई बात नहीं होती है, कोई बात नहीं होती है कि जिस तरीके से आपके साथ सहमत नहीं हूँ। हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं, आपने देखा होगा कि अभी असेंबली कंज्यूम होने जा असेंबली हमारी लगने जा रही है। हमारे जो नेतृत्व जम्मू से जो जीत के आया है वो पूरी तरह से पूरी प्रिपेयर हो रहे हैं कि उन्होंने असेंबली में हमारे जम्मू के रिलेटेड जो कितने इश्यूज हैं उनको कैसे उठाने जा रहे हैं। जो बजट वो पेश किया जाएगा उसमें अपनी एलोकेशन कैसे लेनी है उनको। आपने कभी कश्मीर में मेरी पार्टी से इररिस्पेक्टिव, आप उसको छोड़ दो, मेरी पार्टी से इररिस्पेक्टिव, लेकिन कश्मीर का एमएलए जिसकी पार्टी मेजॉरिटी में भी नहीं है, 3 एमएलए हैं, वो ऐसे ही उठ के कोई बिल देता है, दैट बिकम्स द इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग चुप हो जाते हैं, दैट इज हाई, दैट इज चलिए आदित्य जी, जम्मू कश्मीर में हमारे जो एडवोकेट चौहान के पास, नेतृत्व चौहान साहब हमारे जो विधायक चौहान साहब इन्होंने कहा कि व्हाइट पेपर लाना है, ये कलेक्शन को लेकर के व्हाइट पेपर लाना है, तो जेकेसीए से शुरू किया जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन स्कैम। ये आदित्य जी ने कहा है व्हाइट पेपर लाना है तो शुरुआत दूर से करनी पड़ेगी, पीछे जाना पड़ेगा। रिनाउंड लॉयर हैं, आपको ये मालूम का जो स्कैम है उसका चार्जशीट जो है वो पेश हो गया है। नाउ द मैटर इज द कोर्ट, तो लेट अस नॉट नंबर टू इन्होंने ये अभी कहा, नाम क्या है आपका, अक्यूज कौन है सर प्राइम में, प्राइम अक्यूज कौन है सर उसमें, विनोद जी जरा पूछिएगा प्राइम अक्यूज कौन है जेकेसीए में, नाम निकालना, नाम निकालना चाहिए। वर्ड इज he not handled guilty दूसरे पे हाथ उठाने से पहले या चिकन एक्यूजेशन तो आप इतनी ज्यादा आप नाम लेना से लेके शाम तक नाम लो ना चौहान साहब, अरे चौहान साहब जेकेसीए नाम, एक नाम मांगा आपसे, अब आप म्यूट कर दिए। आपको हाँ जी बड़ा मजा आएगा, आप मुझे सुने मैं आपको सुन। अक्यूज कौन है, मैंने कहा मजा अच्छा आएगा अगर आप अक्यूज कौन है उसमें, जेकेसीए जवाब दीजिए। वी आर लॉयर्स एंड द डेकोरम बेटर देन एनीवन एल्स। अब मैं ये कहूंगा कि आप एक्यूज का नाम सुनना चाहते हैं, यहाँ पे वकालत वाला नहीं है, रिप्रेजेंटिंग रिस्पेक्टिव पार्टीज। अब मैं आपको ये क्लियर प्रोफेशनल करना चाहता हूँ। उमर अब्दुल्ला यहाँ पे नम्रता जी हमसे सीनियर हैं, उन्होंने वो वकालत में नहीं है लेकिन हमसे सीनियर है प्रोफेशन में, पूर्णिमा जी बैठी है वो सीनियर है हमसे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि जेकेसीए का प्राइम कौन है एक्यूज, जनता को पता होना चाहिए कि व्हाइट पेपर शुरू होगा। मुद्दा तो ये है जो मांगने आप निकलते हो, मुझे समझ ही नहीं आता, हिपोक्रेसी की भी हद होती है। ये टैगलाइन है मोदी जी की, बट हिपोक्रेसी की भी हद होती है। अरे आप सुन लीजिए गाइडलाइन, अरे आप तो उनके साथ पास बैठ के शेयर करते रहे पॉलिटिक्स, अब आप मोदी जी हमें दिखा रहे हैं। अब आप इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्हाइट पेपर आए ताकि आप एक्सपोज हो सके। आपके पास क्या, आपने कोई हम तो कहते हैं हमने सरकार बनाई जनाब, ड्रग बिजनेस जो है देखो हमने छाती ठोक के सरकार बनाई, हम गुलदस्ते की हुजूरी करने थोड़ी जा रहे हैं, गतिविधियां चल रही है उसको साहब पैसे दे दो, हमारी मदद कर दो, हमको सरवाइव करना है, लोगों के आगे शेर वहां जाकर मारे जाए ना इलीगल यू वांट टू जनरेट ताकि आप आपसे एडवोकेट जनरल का पॉइंट हुआ, आप बेसलेस एडवोकेट जनरल पॉइंट हुआ हैं। मैं आपको इसलिए आ गया हूँ, अगर इसी तरह से गेम खेलते रहे अगले इलेक्शन में क्या होगा। हमें लोगों ने पावर दी है, हमें बिठाया है, हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट का है। इसके लिए वो आप काम नहीं कर रहे हो, कांग्रेस भी आपके साथ अलाइन नहीं हो रही है, क्रिटिसाइज करते वो भी कह रहे हैं भाई साहब रहने दो हमें, कोई आपने वादे किए थे उनको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? चलिए नम्रता जी आप मुझे सुन पा रही है नम्रता जी? नम्रता जी एक लंबे अंतराल के बाद चुनी हुई सरकार आई है, जनता को बड़ी उम्मीद है, और जिसकी सरकार आई है उसने अपने मैनिफेस्टो में बड़े सारे वादे किए हैं,
आपकी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो आपके 6 एमएलए जीत के आए एटलीस्ट सरकार पर प्रेशर बनाए कि जो वादे किए थे उनको पूरा किया जाए। नम्रता जी, आपने सुना मेरा क्वेश्चन? हम तो पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं, हम केंद्र में बैठी सरकार के ऊपर भी पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं। आपने देखा होगा कि हमारे प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब ने पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जितने 10 के 10 जम्मू के डिस्ट्रिक्ट है, उनका दौरा करके भारतीय जनता पार्टी से ये मांगा है व्हाइट पेपर कि आप बताइए वेदर यू वांट, वेदर बीजेपी वांट्स टू बैक और नॉट। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो व्हाइट पेपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो स्टेटहुड चाहती है। यहाँ के जो एमएलएज हैं वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस मिले या ना मिले, फिर सरकार पे दबाव बनाना बिल्कुल लाजमी है। हमसे गलती ये हो गई, चुनाव लड़ते समय भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का पद एक गरिमा वाले होता है। हमने उस गरिमा को समझते हुए ये मान लिया कि मैंने कहा था कि जैसे ही चुनाव होंगे हम यहाँ पे स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। इवन होम मिनिस्टर ने आके, अमित शाह जी ने बार बार ये कहा कि एज सुन एज द इलेक्शंस आर ओवर यहाँ पे स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। हमें नहीं पता था कि वो ये सोच रहे हैं कि जब हमारी सरकार किसी के साथ अलायंस पे बन जाएगी तभी हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो अगर स्टेट का दर्जा बहाल होता है और सरकार उसके बाद नाकामयाब होती है किसी भी इश्यूज पे, देखिए हमने तो अपना कोई पद भी नहीं लिया, कोई एमएलएशिप मंत्रीशिप भी नहीं ली, इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जब भी कोई भी ओहदा ले उससे पहले यहाँ स्टेटहुड बहाल हो। हमारा एक ही मकसद है कि हमारा जो राइट नम्रता जी ओहदा दिया नहीं कि लिया नहीं है, एक सवाल है। नम्रता जी एक सवाल है, ओहदा लिया नहीं या दिया नहीं? उसको हक दिए जाने चाहिए ताकि वो लोगों के मुस्तकबिल का फैसला नम्रता जी, ना कि वो हक एलजी के पास होने चाहिए जो एक डोमिनेटेड बॉडी है, उसके पास ये हक नहीं होने चाहिए कि वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देख सके। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ की जीती हुई सरकार के पास तमाम हक हो, वो हुकूक हो कि वो अपने फैसले ले सके। तो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदा यहाँ बैठी है पूर्णिमा जी, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि वो स्टेटहुड के हक में है या नहीं है। ये सर नो में अपनी बात को खत्म करें कि वो चाहते हैं कि स्टेटहुड बहाल हो या ना हो, इधर यस और नो, इट्स एज सिंपल एज दैट। पूर्णिमा जी, क्या भाजपा का क्या स्टैंड रहेगा स्टेटहुड को लेकर के? विनोद जी, आप भली भांति परिचित हैं कि केंद्र प्रतिबद्ध है स्टेटहुड देने के लिए एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही उनका यहाँ से क्लियरेंस मिलती है सब चीजों से, क्या आप दोबारा चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर के, जैसे नम्रता जी बोलते हैं कि जम्मू में मिलिटेंसी आना शुरू हो गई, एलओसी पे वायलेंस होना शुरू हो गए, क्या बड़े कदम लेते हुए केंद्र नेतृत्व अगर कार्यरत है, जब वो अनुकूल परिस्थितियां समझेगा, वो प्रतिबद्ध है कि वो स्टेटहुड देगा जम्मू कश्मीर को, तब अरे आप अपनी स्टेटमेंट को खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, टूरिस्ट का फ्लो बढ़ गया है, कश्मीर के हालात अच्छे हुए हैं तो एनडीए सत्ता में आई फिर है, हालात कैसे खराब है? बीजेपी के प्रयास ये हालात इतने अच्छे हैं, हुए सत्ता में आई है, आप अपने वादे तो पूरा करिएगा जो जम्मू कश्मीर की आवाम भी यही कह रही है। पॉलिटिकल मोटिव है आपके, हिडन मोटिव है या हिडन एजेंडा है? पहले अपने वायदों को पूरा करें, प्रैक्टिकली हेल्प की और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो स्टेप ले रहे हैं उस पर अग्रसर हो रहिएगा। जो आपने फ्री बिजली का वादा किया, आपके मंत्री बोलते हैं अब ये बताइए, से पानी। चलिए आदित्य जी, सुधारेगा कौन? डू यू थिंक कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ये डिमांड करनी चाहिए कि आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए कमीशन गठित होना चाहिए? हाँ करो, इसमें क्या है, होनी चाहिए ताकि It should start from 87. I am saying it continuously. स्तासी ही तो जड़ है। मिलिटेंसी किसके टाइम में कितनी स्तासी में बेनिफिशियरी कौन था? हाँ यही तो है। मैं तो कहता हूँ होनी चाहिए। There's nothing. देखो लाखों लोग मरे हैं, अक्रॉस पार्टी लाइंस मरे हैं, पूरी जम्मू कश्मीर के लोग मरे, हिंदुस्तान का कितना सिपाही मरा है, कितने अफसर मरे हैं। हर फैमिली का अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। तो स्तासी का बेनिफिशियरी है, सबसे पहले इसको डिमिट कराना चाहिए फ्रॉम एनी पब्लिक ऑफिस। He should be thrown out of any public. He should sit in his own house and commission set होनी चाहिए, बकायदा अरेस्ट होनी चाहिए, उसके बेनिफिशियरी, उसके बच्चे, आगे पोते शोते सबको पकड़ना चाहिए एक एक करके उस आदमी को। There should not be any कोती। जम्मू कश्मीर की तबाही करनी 87 से शुरू हुई है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं।
होनी चाहिए, ये कमीशन चलनी चाहिए, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू जस्टिफाई कि क्या हुआ 90 से 96 के बीच में, बिकॉज सब जड़ तो 87 में शुरू हुई, Right. रियासत में आग लगी है। क्यों चौहान साहब आप पर आई थिंक उंगली नेशनल कॉन्फ्रेंस पे उठ रही है? 87 के नहीं रखना, हम तो कहते हैं सबको जब 87 का जिक्र आएगा तो उंगली कांग्रेस पर भी उठेगी, एनसी पर भी उठेगी। 96 की बात करते हैं, उसमें आगे भी अगर एक्सटेंड कर लीजिए, कमीशन सेट होगा, उससे हर चीज को पता चल जाएगा। और ये भी 87 से लेकर 2025 तक का एक आदमी पकड़ो, रोकने की कितनी कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी फोर्स उसमें पुलवामा भी होगा, पुलवामा भी चेक होगा, पुलवामा में क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, पुलवामा भी चेक होगा, उसमें 87 भी चेक होगा, उसमें 96 भी होगा, 93 भी होगा, पूरा भी होगा, हर चीज होगी। नोबडी, वो जब पीस होगी यहाँ पे तभी ये जम्मू कश्मीर में यूपी है जिसको हम आज आप कह रहे हो जम्मू कश्मीर में वी नो तभी व्हाट द बेनिफिट ऑफ प्रोग्रेस कर सकेगी जब हर चीज अच्छी होगी। अच्छे हालात तभी पैदा होंगे जब ये सारा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होगा। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना वो बीजेपी के हाथ में है इस वक्त, वो हमारे हाथ में नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर रोकना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। सरकार एनसी की चल रही है, सब कुछ करना है, बीजेपी ने करना है, तो फिर सत्ता की संभाली है भाई साहब। आपसे कुछ नहीं हो सकता, बैठ जाओ। क्या मजाक है, हमसे ये हम ये नहीं कर सकते, हमारे वो नहीं कर सकते, उसको ये करवा दो। आपसे क्या होता है, गंडोला खुलता है, स्कीम होती है। ये चौहान साहब ये कह रहे हैं कि लेम एक्सक्यूजेज हैं, ये आदित्य जी का कहना है कि ये लेम एक्सक्यूज है। पावर है ना जी जी, मैं ये पूछता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए सीएम कहाँ पे है, आप ये जवाब दे दीजिए। बाहर से शो डालना, चीखना चिल्लाना बहुत आसान है। आप हमें बताइए कि सीएम का क्या, वेयर इज सीएम, वो किसका सब्जेक्ट आपको है? लगा कि यार ये तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई तो चीफ मिनिस्टर तो परिवार के बाहर का बन जाएगा। ओहो, ये तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? नम्रता जी आप बताइए, जिस तरीके से 87 का जिक्र हो रहा है तो मैं कांग्रेस पर भी उंगलियां उठेंगी। किसने कहा आपको बनने को? 87 का आप भी सिर्फ दो जो घर के आदमी हैं उसी के बीच में रह गए हैं। परिवारवाद की बात मत कीजिए। किस बात की उंगली उठा रहे हैं? हमने तो यहाँ तरक्की करवाई, लोगों को रोजगार दिया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने नहीं दिया, यहाँ महंगाई दर बढ़ने नहीं दी। ये आदित्य जी 87 की बात कर रहे हैं, गिरा नहीं रुपया 87 इतना ज्यादा नहीं गिरा कि प्रधानमंत्री का स्तर गिर जाए। आज जो हालात हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भारतीय जनता पार्टी की है जनाब, तो उंगलियां उठाने से क्या होगा? इनकी उंगलियां उठती रहती है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन ये अपने एमएलए से पूछें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ या नहीं है, स्टेटहुड बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले तो प्रश्न मैंने पूछा है, उस पे इन्होंने कहा कि हमें पहले व्हाइट पेपर, हमें पहले परमिशन मिल जाए कि हम यहाँ स्टेटहुड बहाल कर सकें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन क्लियर है। फिर तो ये कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अपनी स्टेटमेंट से, जहां ये कहते हैं कि आप बिल्कुल माहौल शांत है, टेररिज्म खत्म हो गया है, टूरिस्ट बढ़ रहा है। दो चीजें कैसे कह सकते हैं ना? कुछ एक पे तो टिकना पड़ेगा, या तो हालात खराब हैं या हालात ठीक है। हालात खराब हैं तो भैया बोलिए कि यहाँ हालात खराब कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, हालात ठीक है तो कहिए स्टेटहुड दे रहे हैं, हालात ठीक है। जी आप बताइए क्या अभी हालात ठीक हैं? ये लोग देख रहे हैं, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? इट्स अचीवमेंट ऑफ हम तो ये मानते हैं कि हम अभी हालात ठीक हुए हैं जनाब, और उसकी अनुकूलता होनी बहुत जरूरी है। आपने जो कंडीशन जम्मू कश्मीर की बनाई है, जो बुरे हालात जम्मू कश्मीर के किए हैं, उसे ठीक करने में हम बिल्कुल काबिल हैं, हम कर लेंगे। आप छोड़िए, आप यहाँ स्टेटहुड बहाल करिए, बाकी आप छोड़ दीजिए स्टेट की सरकार पे कि क्या करना है। कम से कम हम किसी को घेर तो सके। आज हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या पूछें? कल भी वो अपनी झोला उठाएंगे और चल देंगे मोदी जी की तरह बात सुन के। उन्होंने तो जाना है ना। जी आदित्य जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम जानना जी आदित्य जी, यहाँ जो कंडीशन खराब है, क्या उसके लिए आपको मैं बताऊं, स्टेटहुड की डिमांड अगले दिन बंद हो जाएगी। स्टेटहुड की डिमांड अगले दिन बंद हो जाएगी अगर चीफ मिनिस्टर को पावर मिल जाती है आईएएस अफसर और पुलिस को कंट्रोल करने की। मैं आपको कह रहा हूँ, इनको अफसर चाहिए सलूट मारने के लिए। नहीं, हम तो मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ। सच्चाई है, आप एग्मूर को हटाओ तो जेल के कार्डर बनाओ, अगले दिन सारी मुसीबत खत्म है। हमें
कोई डिबेट ही नहीं करोगे आप स्टेटहुड के ऊपर। पीपल विल मेड टू फॉरगेट अबाउट स्टेटहुड। जिस कंडीशन में इन्होंने छीनी थी, हमने पूर्ण राज्य पीएम साहब को नहीं अफसर लूट मारने के लिए, बात मारने के लिए। चौहान साहब क्या कहेंगे? बचाने के यहाँ से असल मकसद यही है लाने के लिए, चाहे विभिन्न जिस तरह से यहाँ की चीजें। आपको मैं सीधे बताता हूँ, आप घर एलोकेशन हुई है, अभी घरों की एलोकेशन हुई है एमएलएस को जी। ये जो कह रहे हैं आदित्य जी, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स डेस्परेशन एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ पीडीपी। ये पीडीपी की डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें करते हैं। यू से रिवर्स वे, आप कहो कि हमें स्टेट दे दो, एक्ट मत हटाओ। आप बोलेंगे, आप बोल सकते हैं कि हमें स्टेट वोट दे दो, एक्ट कार्टर मत हटाओ, कार्टर रखो, बाहर मत जाइए। मैंने पहले भी कहा, अरे सारी बात ही कार्टर की है, सारी बात ही है। अफसर कौन सा पकड़ सकते हो आप? मेंटल स्टेट See, you have powers to regularize the employees. You have powers to recommend the Advocate General's appointment. You have powers to get business rules settled. लेकिन आप उसमें से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं कुछ भी करूंगा, छेड़ूंगा, वो तंग कर। देखो पिछली बार ही 42,000 करोड़ का बजट आया, इस बार 41 आया, तो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट से 1,000 करोड़ कम ही हो गया ना। चलिए आदित्य जी, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है। नम्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूर्णिमा जी आपका भी शुक्रिया, आदित्य जी आपका भी शुक्रिया, दिनेश जी आपका भी शुक्रिया। मुझे लगता है कि आने वाला जो बड़ा बजट सत्र है उसमें कहीं ना कहीं हंगामा ही रहेगा। तो बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।